हाँ, लेंथ नाइट कंट्रैक्शन एटॉमिक रेडियाई का लास्ट टॉपिक है। रेडियाई का शीट मिल गया सबको? हाँ, इसको आज घर जाके लगा लेना, कल उसका नेक्स्ट वन पे आंसर देंगे, डिस्कशन। हाँ, कल मिला था तो लग गया क्या? हाँ, लेकिन अभी तो ये टॉपिक चल रहा है ना, अगली क्लास में डिस्कशन होगा क्योंकि अभी वो टॉपिक चल रहा है, अभी ख़त्म कहाँ हुआ है। हाँ देखो, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या है और इसका असर क्या पड़ता है और इसका काज क्या, आखिर ये होता क्यों है, ये तीन बातें हमको यहाँ देखना है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया कई बार इसके ऊपर। तो देखो, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन को समझने के लिए पहले हमें लेंथेनाइट की पोजीशन जानना होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना होगा, तब कंट्रैक्शन समझ में आएगा। और लेंथेनाइट की जो पोजीशन है वो डी ब्लॉक के अंदर होती है, डी ब्लॉक के अंदर, ट्रांजिशन सीरीज के अंदर, तो बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल। अच्छा, डी ब्लॉक के अंदर है तो कहाँ है? हाँ, डी ब्लॉक फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवन पीरियड। हाँ, इसमें थर्ड ग्रुप से शुरुआत होता है, स्कैंडियम। इसके बाद स्कैंडियम के बाद क्या बोलो, इसके बाद फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। हाँ, नीचे स्कैंडियम के बाद वाइट्रियम, लैंथेनम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेलियम, क्रोमियम, मालविडनम, टंगस्टन, मैग्नीज, क्रीटियम, रीथियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो देखो, लेंथेनाइट की जो पोजीशन है वो लेंथेनम हाफनियम के बीच में 14 एलिमेंट का गैप होता है। हमने एक दिन बताया था, उसी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले हम समझ लें इसको। लेंथेनम हाफनियम के बीच में 14 एलिमेंट का गैप है, जो कि सीरियम 58 से शुरू होता है और ल्यूटिटियम 71 तक जाता है। इन सारे एलिमेंट में जब इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है, इसको 4f सीरीज कहा जाता है। और जबकि सीरियम का 58 है तो निश्चित लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 होगा। अच्छा, लास्ट 71 है तो निश्चित इसका 72 होगा। तो 57 और 72 के बीच 14 एलिमेंट का गैप है, और वो गैप फिलअप होता है सीरियम 58 से ल्यूटिटियम 71, जिसमें भरते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन F में जाता है, इसलिए इसको कहते हैं 4f सीरीज। और इस 14 एलिमेंट को रिप्रेजेंट लेंथेनम करता है डी ब्लॉक के अंदर, तो इसी के नाम पर इस सीरीज का नाम रखा गया है लेंथेनाइट सीरीज। तो लेंथेनाइट की पोजीशन सबको समझ में आई? इसकी पोजीशन है थर्ड ग्रुप और सिक्स पीरियड। लेंथेनाइट को हम इंडिकेट करेंगे लेंथेनम से, और लेंथेनम की पोजीशन है थर्ड ग्रुप और सिक्स पीरियड। बोलो, बात समझ में आई? अच्छा देखो ध्यान से, जब हम सीरियम से ल्यूटियम से जब आगे बढ़ेंगे तो 4f में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होगा। सीरियम में 4f का पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहला, और यहाँ तक आते आते 4f14 हो जाएगा, मतलब f पूरी तरह से भर जाएगा। लेकिन इसके पहले, सीरियम के ठीक पहले लेंथेनम है, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें d का एक इलेक्ट्रॉन जाएगा बस। लेंथेनम के डी में केवल एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और फिर डी में इलेक्ट्रॉन भरना रुक जाएगा और शुरू हो जाएगा भरना 4f में। 4f में भरना शुरू हो जाएगा और यहाँ तक आते आते 4f1 से 4f14 हो जाएगा। लेकिन इसके पहले लेंथेनम जो है, इसके f में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4f खाली है, उसके 5d में एक इलेक्ट्रॉन जाता है। तो लेंथेनम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 5d1 6s2 होता है। ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है? लेंथेनम का, 5d1 6s2। और जब 57 से आगे बढ़ेंगे, 58 पर पहुंचेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डी में ना जाके 4f में भरना शुरू हो जाता है। किस में जाएगा? 4f में। और यहीं से f ब्लॉक की शुरुआत हो जाती है, और f ब्लॉक का सबसे पहला एलिमेंट है सीरियम, जिसका एटॉमिक नंबर 58, और इसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 4f1 5d1 6s2।
ये है सीरियम के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें F का पहला इलेक्ट्रॉन गया है, ये F ब्लॉक का पहला मेंबर है सीरियम। और यहाँ तक आते आते जैसे आगे बढ़ेंगे 58 से 71 तक पहुंचेंगे, यहाँ तक आते आते F में पूरा इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। कितना भर सकते हैं F में? 14। तो यहाँ तक आते आते कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ल्यूटिटियम का 4f12 पूरा 14 हो जाएगा, पूरा 14 हो जाएगा। 14 5d1 6s2 हो जाएगा। लेकिन लैंथेनम के F में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका 4f खाली पड़ा है। D ब्लॉक का एलिमेंट है तो D का एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर अगला इलेक्ट्रॉन D में ना जाके F में शुरू हो गया और यहीं से F ब्लॉक की शुरुआत हो गई सीरियम 58 से, जिसका कॉन्फ़िगरेशन ये है। और लास्ट एलिमेंट जो F ब्लॉक का ल्यूटिटियम, उस पर F में 14 पूरा भर चुका है। इसके बाद जब तुम आगे बढ़ोगे हाफनियम में तो बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आना चाहिए? इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 4f14 5d2 6s2। हाँ अच्छा, टेंटिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4f14 5d3 6s2। जैसे आगे बढ़ेंगे सभी के डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन बताओ F में 14 भर चुका है कि नहीं? सभी के F में 14 भर चुका है, लेकिन लैंथेनम के F में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि लैंथेनम का F खाली पड़ा है, F यहाँ से भरना शुरू हुआ है, यहाँ तक आते आते 4f पूरा भर चुका है। उसके बाद जितने एलिमेंट तुम लाइन से, सभी के 4f में 14 इलेक्ट्रॉन है और बाकी डी में इलेक्ट्रॉन 1 बाई 1 बढ़ता जाएगा। D1 यहाँ था तो यहाँ D2, यहाँ D3 और यहाँ हो जाएगा 4। बोलो बात समझ में आई? ये है लैंथेनाइट सीरीज और ये उसके एलिमेंट और ये उनके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन में जो हम बात तुमको बताना चाहते हैं वो मेन बात ये कहना चाहते हैं कि लैंथेनम के F में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4f पूरा खाली पड़ा है। 4f की फीलिंग सीरियम 58 से शुरू हो रही है और यहाँ तक आते आते 4f पूरा भर चुका है। और उसके बाद 72 से आओगे तो 4f तुमको पूरा भरा भरा मिलेगा। 4f 14, इसमें 4f 14, सभी के F में 14 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके F में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका 4f खाली पड़ा है। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? ये हम मेन बताना चाह रहे हैं तुम लोगों को। समझ में आया? हाँ, अब सीखो लैंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या है। तो देखो सामने, समझो ये लैंथेनाइट सीरीज का पहला एलिमेंट है सीरियम, एटॉमिक नंबर 58। समझो ये लैंथेनाइट का पहला एलिमेंट है सीरियम, एटॉमिक नंबर 58। ये उसका न्यूक्लियाई है। ये पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल। हाँ, चौथी शेल सीरियम का 4f में एक इलेक्ट्रॉन, 4f में एक इलेक्ट्रॉन। 4f के बाद क्या आ रहा है? 5d, 5d में भी एक इलेक्ट्रॉन। 6s 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 4f में एक और 5d में एक जाने से पहले s में 2 भर चुका है, पहले से 2 भर चुका है। ध्यान दिया है? इसमें भी देखो s में इलेक्ट्रॉन पहले से भर चुका है। क्यों पहले से भर गया? क्योंकि s की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा थी, s की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के नज़दीक थी, न्यूक्लियाई ने s को अंदर खींच लिया और इलेक्ट्रॉन पहले उसी में जाएगा जो न्यूक्लियस के नज़दीक होगा। तो पहले किस में गया? s में। s के बाद d में एक गया, जहाँ d में एक गया अगला d में जाना रुक गया और भरना शुरू हो गया 4f, 4f1, 4f2, 4f3 और यहाँ तक आते आते 4f14। यही ना हुआ? देखो सामने, तो ये सीरियम का न्यूक्लियाई है, ये उसके वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी शेल। 4f में भी एक इलेक्ट्रॉन, 5d में भी एक इलेक्ट्रॉन, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे तुम आगे बढ़ोगे सीरियम से ल्यूटिटियम की तरफ चलोगे, 58 से 71 की तरफ आगे बढ़ोगे, इसके 4f में बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी कि नहीं? जैसे हम आगे बढ़ेंगे सीरियम से ल्यूटिटियम की तरफ, 58 से 71 की तरफ बढ़ेंगे तो 4f में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ 1 बाई 1 बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी। 4f में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे 4f में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, साथ ही साथ
न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी तो बढ़ेगा, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो जब 4f में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो साथ ही साथ न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी तो बढ़ेगा। ये बढ़ता हुआ प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज इस 4f के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचता जाएगा, 4f को अंदर की ओर खींचेगा, क्योंकि इधर प्रोटॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। और अपोजिट चार्ज में पता अट्रैक्शन होता है कि नहीं? ये क्या पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज। इस अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। ये बढ़ता हुआ प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज 4f के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अंदर की ओर खींचता जाएगा। और जैसे जैसे 4f अंदर की ओर आता जाएगा तो 5d और 6s को अंदर आने की जगह मिल जाएगी। 4s जब अंदर आएगा तो 5d और 6s को अंदर आने की जगह मिलेगी कि नहीं? और याद करो, हमने तुम लोगों से पहले ही बोला कि सबसे ज्यादा शील्डिंग s की, s के बाद फिर बता f की शील्डिंग सबसे कम होती है। तो ये जो f में इलेक्ट्रॉन भर रहा है जिसकी शील्डिंग सबसे पुअर है, रुकावट सबसे कम है, तो शील्डिंग पुअर होने की वजह से इस न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो 4f पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन शील्डिंग पुअर होने से 5d पर भी पड़ जाएगा, 6s पर भी पड़ जाएगा, क्योंकि शील्डिंग क्या है? पुअर है। तो ये न्यूक्लियाई 4f को तो अंदर खींचेगा ही, साथ साथ 5d को भी खींचना शुरू करेगा, 6s को भी अंदर खींचना शुरू करेगा, और पूरी की पूरी वैलेंस शेल अंदर की ओर कंट्रैक्ट करती जाएगी। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच की दूरी घटती जाएगी, एटम का साइज कंट्रैक्ट कर जाएगा, और इसी को कहेंगे लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। सुनो, समझ में हमने क्या बोला? एक बार फिर सुनो ध्यान से। जैसे ही हम लेंथेनाइट सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, सीरियम से ल्यूटिटियम, इस 4f में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ेगी। ये बढ़ता हुआ प्रोटॉन, ये न्यूक्लियर चार्ज इस 4f के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, और जब 4f अंदर की ओर आएगा तो 5d 6s को भी अंदर आने की जगह मिल जाएगी, क्योंकि 4f की शील्डिंग पुअर होती है। और जब शील्डिंग पुअर, रुकावट जब कम होगी तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन 4f के साथ साथ 5d पर भी पड़ेगा, 6s पर भी पड़ेगा। तो 4f के साथ साथ 5d भी अंदर आने लग जाएगा, 6s भी अंदर आने लग जाएगा। पूरी की पूरी वैलेंस शेल न्यूक्लियस की ओर कंट्रैक्ट करती चली जाएगी, पूरे एटम का साइज छोटा होता जाएगा, साइज कंट्रैक्ट कर जाएगा। इसी को कहेंगे लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। और इस कंट्रैक्शन का मेन काज क्या है, मेन रीजन क्या है? एक लाइन में बोले तो f की पुअर शील्डिंग की वजह से हुआ है, f की पुअर शील्डिंग की वजह से। कहोगे ये क्यों? जवाब ये है कि जब f में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ रहा है, इधर से प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो ये बढ़ता हुआ प्रोटॉन 4f के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अंदर खींचना स्वाभाविक है, वो तो खींचेगा। और ये 4f घिसक के मान लो यहाँ तक चला है, चलो, और 5d वहीं रुका रहा है, 6s वहीं रुका रहे, क्या साइज में चेंज आएगा? साइज तो वही रहेगा। अब इस बेंच को घिसका के हम यहाँ सटा दें और लास्ट वाले को वहीं रोके रहें तो क्लास का साइज तो वही रहेगा। साइज कब कम होगा? जब ये अंदर आए तो बाकी सब अंदर आए, तब ना मेरे और लास्ट वाले के बीच की दूरी कम होगी, तब ना क्लास का साइज छोटा होगा। तो क्लास का साइज छोटा करने के लिए जब हमने 4f को अंदर घिसकाया तो 5d 6 का भी अंदर आना होगा। और वो अंदर कब आएगा? 5d 6s 4f के साथ अंदर कब आएगा? जब बीच की रुकावट कम होगी और f की शील्डिंग पुअर है, वो तुम पहले ही तुमको सुना चुके हैं। तो शील्डिंग पुअर होने की वजह से ही 4f के साथ साथ 5d और 6s भी अंदर आ जाता है, पूरी की पूरी वैलेंस शेल कंट्रैक्ट कर जाती है, तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच की दूरी घट जाती है, एटम का साइज कंट्रैक्ट कर जाता है। इसी को बोलते हैं लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। हाँ, लिखवा दे पहले इसको, पहले लिखवा दे, फिर जो पूछना बात करना नोट करो। देखो, एज वी मूव थ्रू लेंथेनाइट सीरीज, एज वी मूव थ्रू लेंथेनाइट सीरीज, as we move through lanthanide series from cerium 58
from cerium 58 to lutetium 71. From cerium 58 to lutetium 71. In the 4f subshell, in the 4f subshell, in the 4f subshell, electrons are being added. In the 4f subshell, electrons are being added. Electrons are being added. Simultaneously, साथ साथ क्या होगा? Simultaneously, nuclear charge also increases. Simultaneously, nuclear charge also increases. This increase nuclear charge causes inward pull मतलब अंदर की ओर खिंचाना, inward pull, experience on 4f, inward pull experience on अंदर की ओर खिंचाना. ये अंदर का खिंचाव, अंदर की ओर खिंचाव कौन अनुभव करेगा, कौन एक्सपीरियंस करेगा? 4f. आगे 5d and 6s इलेक्ट्रॉन. Inward pull experience on 4f, 5d and 6s इलेक्ट्रॉन. अब क्वेश्चन मन में आएगा कि इलेक्ट्रॉन f में भर रहा है, तो f में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो न्यूक्लियाई 4f को ना खींचेगा, तो अंदर का खिंचाव 4f में ना आएगा, 5d 6s में क्यों आएगा? 5d 6s में इसलिए आएगा क्योंकि बीच की शील्डिंग, लिखो, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ f सबशेल. ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ f सबशेल. ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ f सबशेल. और यही मेन आंसर है. मतलब एग्जाम में ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिया रहेगा, छोटा सा एक लाइन का, तो इसको अंडरलाइन कर दो. आंसर यही है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ f सबशेल. Therefore, reduction in the size of entire valence shell occur. Reduction in the size of entire valence shell occur. Reduction in the size of entire valence shell occur. पूरी की पूरी valence shell reduce कर जाएगी. Reduction in the size of entire valence shell occur. This is called lengthened contraction. इसी को कहेंगे lengthened contraction. इसी को कहेंगे lengthened contraction. तो lengthened contraction का जो मेन कारण है वो है F की पुअर शील्डिंग. सबसे ज्यादा शील्डिंग हमने पहले ही कहा था S की है, उसके P और फिर D और फिर F. ठीक है, F की पुअर शील्डिंग की वजह से ही ये कंट्रैक्शन हुआ है, साइज कंट्रैक्ट कर गया. और इस कंट्रैक्शन का असर क्या आएगा टेबल के ऊपर, पूरे डी ब्लॉक पर असर क्या आएगा, अब इस पर विचार किया जाए. पहले बताओ कंट्रैक्शन समझ में आया कि नहीं? और इसका मेन काज है F की पुअर शील्डिंग की वजह से ऐसा हुआ है. अब इसका असर क्या पड़ेगा पूरे टेबल के ऊपर वो देखा जाए. सामने देखो, आखिर इफेक्ट क्या पड़ेगा. इफेक्ट, देयर इफेक्ट्स.
देखो नॉर्मली क्या होता है, जनरल बात बता रहे हैं, किसी भी ग्रुप में तुम नीचे आओ, डाउन द ग्रुप आओ, नंबर ऑफ शेल बढ़ती है और शेल बढ़ने से साइज बढ़ता है, चाहे बात एल्कली मेटल की करो चाहे अर्थ मेटल की करो। जबकि बोरान फैमिली में ऐसा नहीं था, बोरान से एल्युमिनियम साइज 2.5 गुना बढ़ गया था, लेकिन एल्युमिनियम से गैलियम आओ साइज बढ़ने के बजाय घट गया था। और क्यों घट गया था इसका रीज़न बताए थे कि बोरान से एल्युमिनियम आओगे साइज इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एस की शील्डिंग ज़्यादा है, क्योंकि उनके ठीक वैलेंस शेल के पहले एस है और गैलियम के वैलेंस शेल के पहले डी था और डी की शील्डिंग क्या थी, पुअर थी, जिसका हम रीज़न बता चुके हैं। बोलो बताए ना। अच्छा वैसे नॉर्मली बात यह है कि किसी भी ग्रुप में तुम नीचे आओ शेल बढ़ती है और साइज बढ़ता है। बोलो बात समझ में आई। अच्छा एक चीज़ और देखो जरा, आगे बढ़ने से पहले लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का जो भी असर होगा वो लेंथेनाइट सीरीज के इधर आएगा, इधर नहीं आएगा। पहली बात समझ लो, इधर आएगा इधर नहीं आएगा। क्यों इधर क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ से जितने एलिमेंट तुम देख रहे हो सभी के एफ में 14 इलेक्ट्रॉन है, और जब एफ में 14 इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी तो 14 बढ़ गया, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ गया, इधर से इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो न्यूक्लियाई 4f को अंदर की ओर खींचेगा, और जब 4f आएगा तो साथ साथ 5d 6s भी आ जाएगा, साइज कंट्रैक्ट कर जाएगा। जबकि लेंथेनम के एफ में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जब एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन नहीं, तो न्यूक्लियस का खिंचाव नहीं, तो साइज में कंट्रैक्शन भी नहीं। तो कंट्रैक्शन का असर इधर दिखाई देगा, इधर नहीं होगा, क्योंकि इसका एफ में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ये बात हम तुमको पहले से सिखा रहे हैं कि 4f लेंथेनम का 4f में देखो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, देखो, जबकि हाफनियम के एफ में देखो इलेक्ट्रॉन है, इसके भी एफ में इलेक्ट्रॉन था 4f 14 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके एफ में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कंट्रैक्शन का असर इधर आएगा, इधर नहीं आएगा। अब देखो सामने क्या, जैसे तुम नीचे आओगे नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है, और जब शेल बढ़ती है तो साइज बढ़ता है, और बढ़ता भी है, वास्तव में बढ़ता है। स्कैंडियम से वाइटियम साइज बढ़ जाएगा, वाइटियम से लेंथेनम और बढ़ जाएगा, एक्टिनियम और बढ़ जाएगा। जैसे नीचे आओगे साइज लगातार बढ़ता जाएगा, जैसा आना चाहिए वैसा है। लेकिन जहां तुम आगे बढ़ोगे, टाइटेनियम से जर्कोनियम आओगे, बताओ शेल बढ़ी कि नहीं? साइज बढ़ना चाहिए और बढ़ता भी है। लेकिन जर्कोनियम से हाफनियम आओ, फिर एक शेल बढ़ी तो साइज फिर बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, साइज दोनों का बराबर हो गया। क्यों बराबर हो गया? क्योंकि ठीक पहले कंट्रैक्शन की शुरुआत हुई है, यहाँ से कंट्रैक्शन शुरू हुआ है और यहाँ तक आते आते कंट्रैक्शन चरम सीमा पे पहुँच चुका है, और उसके बाद साइज कंट्रैक्ट करके इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो टाइटेनियम का साइज छोटा है, जर्कोनियम का साइज बड़ा है, तो हाफनियम का साइज तो और बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ कंट्रैक्शन आने से साइज कंट्रैक्ट करके ये इसके बराबर हो गया। आगे देखो, वेनेडियम से नियोबियम आओ, शेल बढ़ी तो बताओ साइज बढ़ना चाहिए। अच्छा, नियोबियम से टेंटेलियम आओ, फिर शेल बढ़ी, साइज और बड़ा होना चाहिए, लेकिन कंट्रैक्शन की वजह से साइज कंट्रैक्ट करके वो इसके बराबर हो गया, बराबर। फिर आगे बढ़ो, क्रोमियम से मोलिब्डेनम आओ, शेल बढ़ी, साइज बढ़ना चाहिए और बढ़ता भी है। अच्छा, मोलिब्डेनम से टंगस्टन आओ, फिर शेल बढ़ी, साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन कंट्रैक्शन की वजह से साइज कंट्रैक्ट करके लगभग इसके बराबर आ गया। तो कहने का मतलब थर्ड ग्रुप में नीचे आओगे साइज लगातार बढ़ता जाएगा, लगातार बढ़ेगा। स्कैंडियम से बड़ा वाइटियम, वाइटियम से बड़ा लेंथेनम, लेंथेनम से बड़ा एक्टिनियम। तो जब साइज यहाँ लगातार बढ़ा तो यहाँ भी तो बढ़े, लगातार बढ़ना चाहिए ना, लेकिन नहीं, यहाँ से यहाँ बढ़ा, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ के कांस्टेंट, फिर बढ़ के कांस्टेंट, फिर बढ़ के कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट क्यों हो गया? ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन की शुरुआत यहाँ से हुई और यहाँ तक आते कंट्रैक्शन अपने चरम सीमा पे पहुँच चुका है, और जैसे ही साइज बढ़ता है कंट्रैक्ट करके ऊपर वाले के बराबर। फिर नीचे आए, शेल बढ़ी, साइज बढ़ा, कंट्रैक्ट के ऊपर वाले के बराबर। मतलब जब बराबर, दोनों की हाइट बराबर, तो हम कहेंगे जुड़वा हो गया, ट्विन। क्वेश्चन आता है कि ट्विन मेटल कहाँ पाए जाते हैं? ट्विन एलिमेंट्स, ट्विन मतलब जुड़वा, एक बराबर साइज के। ट्विन एलिमेंट तुमको कहाँ मिलेंगे? कहेंगे डी ब्लॉक के अंदर। बोलो क्लियर? तो इन ये सब क्या है? ट्विन है, ट्विन मतलब दोनों का साइज सेम। और देखो जब साइज सेम हो जाता है ना, तो प्रॉपर्टी भी सेम हो जाती है। कई प्रॉपर्टी साइज पे डिपेंड करती है,
प्रॉपर्टी साइज पे डिपेंड करती है, तो जब साइज सेम तो प्रॉपर्टी भी सेम। तो बताओ इनकी प्रॉपर्टी, जबकि इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होने से तुम मिक्सचर से इन दोनों को अलग कर सकते हो क्योंकि प्रॉपर्टी फर्क है, लेकिन इनको तुम अलग करना मुश्किल है क्योंकि प्रॉपर्टी सेम, क्योंकि साइज सेम ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। बोलो बात समझ में आया? तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का असर हमको इधर मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। इधर नीचे आने पर साइज लगातार बढ़ता जाएगा जैसे नॉर्मली होता है, लेकिन इस साइड साइज बढ़ के कांस्टेंट, बढ़ के कांस्टेंट, बढ़ के कांस्टेंट ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। इसलिए डी ब्लॉक की पहली सीरीज और दूसरी सीरीज की केमिस्ट्री में फर्क है, इन दोनों की केमिस्ट्री में फर्क है क्योंकि साइज में फर्क है, जबकि इन दोनों की केमिस्ट्री प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि साइज सेम है, और साइज सेम होने का कारण लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। यहां तक कि तुम्हारी बुक में ये डाटा दिया है। बताइए एलिमेंट थर्ड ग्रुप के ना, ये एलिमेंट थर्ड ग्रुप के होगा, ये किसका हुआ? और जो एलिमेंट जिस ग्रुप का होता है ना उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी जनरली वही स्टेबल होता है। तो जब ये एलिमेंट थर्ड ग्रुप के हुए तो +3 होगा, +3, और ये फोर्थ ग्रुप के हैं तो इनका स्टेबल वैल्यू क्या आएगा? +4, +4, +4। अब देखो सामने तुम्हारी बुक का डाटा है कि लेंथेनम +3 और वाइट्रियम +3 का साइज जब कंपेयर किया गया तो लेंथेनम +3 वाइट्रियम +3 से बड़ा आया। बड़ा कितना? 0.22 एंगस्ट्रॉम। ये तुम्हारी बुक का डाटा बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। ये बुक का एक्सपेरिमेंटल डाटा बोलता है कि लेंथेनम +3 का साइज वाइट्रियम +3 से बड़ा है। कितना? 0.22। ठीक बगल में आ जाओ, ठीक बगल में हाफनियम बैठा है, हाफनियम +4, और ठीक बगल में क्या है इसके? जर्कोनियम +4। अब बताओ नीचे आने पे शेल बढ़ रही है ना, तो इसका साइज इससे बड़ा होना चाहिए ना, जबकि बुक में बोल रहा है दोनों का साइज नियरली सेम। अब बताओ यहाँ साइज का डिफरेंस 0.22 एंगस्ट्रॉम का और यहाँ साइज सेम, क्यों? ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। नोट कर लो इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। देखो इन जनरल as we go down the group, in general as we go down the group, atomic and ionic radii increases. Atomic and ionic radii increases. Atomic and ionic radii increases. But in D block, when we go down the group, in D block, when we go down the group, जब हम D block में नीचे आएंगे, in D block, when we go down the group, the atomic radii first increases from first to second transition series. Atomic radii first increases from first to second transition series. Atomic radii first increases from first to second transition series. But element of second and third transition series. But element of second and third transition series having similar atomic and ionic radii. Element of second and third transition series having similar atomic and ionic radii.
ये समझ में आ रहा है ना? ये देखो फर्स्ट आंसर है, पहली सीरीज ये है फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। तो फर्स्ट और सेकंड में फर्क है, साइज का फर्क है, वही लिखा है ना, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज हैविंग डिफरेंट एटॉमिक रेडियाई, बट एलिमेंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड हैविंग सिमिलर atomic and ionic radii and similar property also, and similar property also, and similar property also, similar property also due to lengthenite contraction, due to lengthenite contraction, ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। ठीक है, और ये एग्जांपल जो हमने दिया था इसको भी नोट कर लो, ये एग्जांपल है, देखो आयनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनम प्लस 3, आयनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनम प्लस 3, आयनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनम प्लस 3 0.22 एंगस्ट्रॉम लार्जर देन ionic radii of lanthanum plus 3 0.22 angstrom larger than yttrium plus 3, larger than yttrium plus 3, but ionic radii of zirconium plus 4, ionic radii of zirconium plus 4, ionic radii of zirconium plus 4 and hafnium plus 4 is nearly same, is nearly same, is nearly same due to lanthanide contraction, due to lanthanide contraction। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना कभी सीरीज करके पूछता है कि 3D 4D में साइज में फ़र्क है, 4D 5D का साइज सेम क्यों है, तो जवाब लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। कभी कभी एग्जांपल दे के पूछता है कि लेंथेनम प्लस 3 वाइट्रियम से बड़ा है लेकिन जर्कोनियम हाफनियम बराबर क्यों है, तो भी आंसर होगा लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। ये एग्जाम्पल है और इसका रीजन हमने दिया F की पुअर शील्डिंग। तो देखो ये एटम के बारे में जितनी भी जानकारी है, पेनिट्रेशन पावर, शील्डिंग पावर, ये सारी बातें काल्पनिक है। अब इस काल्पनिक बात पर कोई भरोसा क्यों करेगा जब तक उसका कोई एविडेंस मेरे सामने होना चाहिए, और वो एविडेंस तुम्हारे सामने ये है ये एविडेंस जिससे हम मानेंगे कि शील्डिंग का असर पड़ रहा है। बोलो बात समझ में आया? और यहाँ तक ये भी बुक में लिखा है कि फर्स्ट और सेकंड के मेटल को अलग करना आसान है लेकिन सेकंड और थर्ड के मेटल को अलग करना मिक्सचर से मुश्किल है, डिफिकल्ट है। तो जवाब दे सकते हो ना, इनको इसलिए मुश्किल है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी सेम है। तो प्रॉपर्टी क्यों सेम है? क्योंकि साइज सेम है। तो साइज क्यों सेम है? ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। बोलो बात समझ में आया? तो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से ये साइज सेम, ये भी साइज सेम, ये भी साइज सेम। और याद करो कल हम बोले थे क्रोमियम से लेके कॉपर तक भी साइज सेम। यहाँ पे था ट्रांजिशन का कंट्रैक्शन और यहाँ है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। इधर है ट्रांजिशन का कंट्रैक्शन और इधर है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो देखा जाए सबसे ज्यादा जुड़वा ट्विन एलिमेंट तुमको कहाँ मिलेंगे? डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं वो सब ट्विन है। ट्विन मतलब जुड़वा, साइज मतलब सेम साइज के एटम है। यहाँ से यहाँ तक सब सेम साइज के हैं और यहाँ तक ये भी सेम है। जुड़वा तो दो में होता है ना, तो ये ट्विन हुआ ना, ट्विन, ये ट्विन, ये ट्विन। लेकिन हम कहेंगे क्रोमियम से लेके कॉपर तक भी सेम है। यहाँ भी लगभग साइज सेम और यहाँ भी साइज सेम। तो डी ब्लॉक के ज़्यादातर मेटल का साइज सेम, और साइज सेम होने से इनकी एक प्रॉपर्टी डेवलप कर जाती है कि डी ब्लॉक फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ एलॉय। एलॉय समझते हो ना? 2-3 मेटल को मिला के एलॉय बनता है। जहाँ 2-3 मेटल मिला करके तुम सॉलिड तैयार करोगे तो एलॉय बन जाएगा। और एलॉय बनने के लिए आवश्यक है कि जो तुम दूसरा मेटल डाल रहे हो उनका साइज सेम होना चाहिए। सेम साइज का मेटल रहेगा तभी ना पैकिंग सेम रहेगी।
तभी तो अरेंजमेंट सब कुछ सेम रहेगा। तो चूंकि इनका साइज सेम है, इनका भी साइज सेम है, तो हम प्योर मेटल से मेटल हटा के दूसरा आइटम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दूसरा मेटल रिप्लेस कर देंगे तो एलॉय बन जाएगा। नहीं समझ में आया? जैसे हमने कहा ना कि आयरन का क्रिस्टल है, प्योर आयरन है, तो उसमें केवल आयरन आयरन ही है, केवल Fe यहाँ क्रिस्टल के अंदर है। लेकिन हम क्या करेंगे, आयरन हटा के उसी साइज का क्रोमियम लगा देंगे, उसी साइज का निकल लगा देंगे, तो पता है उसमें आयरन भी हो गया, क्रोमियम भी हो गया, निकल भी हो गया। अब ये क्या बन गया? स्टील बन गया। स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल, आयरन है, क्रोमियम है, निकल है। बोलो बात समझ में आया? तो एलॉय बनने के लिए आवश्यक है कि रिप्लेसेबल मेटल के साइज सेम होना चाहिए, और यहाँ साइज सेम तो है ही है, तो इसलिए एलॉय इसके ज़्यादा बनते हैं। सबसे ज़्यादा एलॉय डी ब्लॉक के बनते हैं। नोट करो, देयरफॉर ट्रांजिशन मेटल फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ एलॉय। देयरफॉर ट्रांजिशन मेटल फॉर्म, देयरफॉर ट्रांजिशन मेटल फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ एलॉय। कोई पूछेगा क्यों, तो कहोगे बिकॉज दे हैविंग सिमिलर साइज, बिकॉज दे हैविंग सिमिलर साइज। बिकॉज दे हैविंग सिमिलर साइज। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है कि किस ब्लॉक में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमिलरिटी है। क्वेश्चन आता है कि इन विच ब्लॉक एलिमेंट हैविंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमिलरिटी। अब देखो, दिस इज द वर्टिकल सिमिलरिटी एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी, दिस इज हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी, दिस इज द वर्टिकल सिमिलरिटी। आंसर होगा डी ब्लॉक, ऑप्शन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। आंसर होगा डी ब्लॉक। क्लियर हुआ? Note करो, therefore in D block having horizontal and vertical similarity. In D block having horizontal and vertical similarity. D block element having horizontal and vertical similarity. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी हो गई ड्यू टू ट्रांजिशन कंट्रैक्शन, और ये वर्टिकल सिमिलरिटी हो गई ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो डी ब्लॉक में ट्रांजिशन कंट्रैक्शन भी है और लेंथेनाइट कंट्रैक्शन भी है, जिस वजह से हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी भी है और वर्टिकल सिमिलरिटी भी है। और डी ब्लॉक के मैक्सिमम एलिमेंट हैं जिनका साइज लगभग सेम, और जिस वजह से इनकी प्रॉपर्टी है दे फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ एलॉय। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये है तुम्हारी पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई, एटॉमिक रेडियाई। अब तुम उस शीट के प्रॉब्लम को लगा डालो सब, और उसके बाद उनसे डिस्कस करा लो। ठीक है, एक प्रॉपर्टी कंप्लीट, और दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या तीसरा नाम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल आईपी या आईई, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एक दूसरा नाम एक और अभी हमने लिया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ, ये क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसकी यूनिट क्या है, इनका टाइप क्या है, और ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है, इसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या होगा, कैसे वैरी करेगा लेफ्ट टू राइट, ग्रुप में टॉप टू बॉटम, फिर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, और फिर इसका एप्लीकेशन क्या होगा, इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, सारी बातें हम करेंगे इसके अंदर।
लेकिन बेल बज गई है, हम केवल डिफिनीशन बताएंगे तुमको आज, ताकि अगले क्लास में बात जल्दी समझा दें। आंसर जी है क्या? तो देखो, कोई फ्री एटम है, फ्री एटम, ये उसका न्यूक्लियाई है। ये एटम फ्री है, आइसोलेटेड है, गैसियस स्टेट में है, किसी से बॉन्ड नहीं बनाया। ये उसकी पहली शेल, ये उसकी दूसरी शेल। दूसरी शेल इज द वैलेंस शेल। शेल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब कोई फ्री, आइसोलेटेड, न्यूट्रल, गैसियस एटम के वैलेंस शेल से, आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमको खर्चा करनी पड़ेगी, जितनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। ध्यान से सुनो, हमने क्या बोला? जब कोई फ्री, आइसोलेटेड, न्यूट्रल, गैसियस एटम के वैलेंस शेल, आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए जो एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब क्वेश्चन मन में आएगा कि वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्यों देनी पड़ेगी, क्यों खर्चा होगी? जवाब, जिस इलेक्ट्रॉन को तुम निकाल रहे हो उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है। न्यूक्लियाई उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुम्हें न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना होगा। उसके लिए तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी। नहीं समझ में आया? क्योंकि जिस इलेक्ट्रॉन को तुम निकाल रहे हो बाहर, न्यूक्लियाई इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो तुमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना होगा। उसके लिए एनर्जी तुमको देनी पड़ेगी। और जिस रिएक्शन में तुमको एनर्जी देनी पड़ जाए, बताओ वो प्रोसेस इंडो है कि एक्सो? बोलो। हाँ, इंडो। उसका डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? बोलो। हाँ, पॉजिटिव होगा। एंथैल्पी चेंज क्या होगा? पॉजिटिव। रिएक्शन इंडोथर्मिक है, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब उसको हम लिखें कैसे? देखो लिखे कैसे। समझो ये कोई एक्स एटम है, एटम अकेला, किसी से बॉन्ड नहीं बनाया, फ्री स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, आइसोलेटेड एटम है। इस एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, और जहां तुम एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पता उसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पहले एटम न्यूट्रल था, और न्यूट्रल का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर था। समझो इसमें 10 प्रोटॉन था, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने थे? 10। 10 में से एक लॉस हो गया, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 9। लेकिन प्रोटॉन तो 10 है, तो बताओ प्रोटॉन की संख्या एक ज्यादा है, तो इसके ऊपर बताओ एक पॉजिटिव आएगा कि नहीं? अच्छा, ये भी गैस था, तो ये भी गैस ही होगा, ऑन लॉस हो गया। अब जो भी एनर्जी यहाँ रिक्वायर्ड है, उस एनर्जी को कहेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्यों 1 क्यों लिखा? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन लॉस की हो ना, फर्स्ट, तो बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और चूंकि इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, प्रोसेस है इंडोथर्मिक, तो डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। समझ में आया? इसको नोट करो। अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove electron from valence shell of isolated neutral gaseous atom to form gaseous cation is known as ionization potential या ionization energy। यह है definition। Amount of energy required to remove electron from the valence shell of isolated neutral gaseous atom to form gaseous cation is known as first ionization potential या first ionization energy। पहले पता डिफिनीशन समझ में आई? ये प्रोसेस इंडोथर्मिक है, ये भी हमने बोल दिया इंडोथर्मिक है, इसमें एनर्जी चाहिए।
और डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। एंथैल्पी चेंज क्या होगा? पॉजिटिव। अच्छा, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा। हमने अपना काम कर दिया, अपनी बात समझा दिया, क्वेश्चन कैसे बनेगा कैसे आएगा? ऑप्शन ए, कोई A2 गैस स्टेट में है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया। हाँ, दूसरा कोई A है लिक्विड स्टेट में, C देखो ध्यान से, इस चारों रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, सब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ध्यान से देखो, लॉस हो रहा है ना। क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट रिएक्शन शोइंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बोलो, आंसर होगा ये। क्योंकि देखो अकेला एटम है, गैस स्टेट में है, जबकि ये देखो सॉलिड है, लिक्विड है। ये गैस है लेकिन मॉलिक्यूल है, और हमने क्या बोला? आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम बोला था, कि ये तो मॉलिक्यूल है। क्योंकि आंसर जी फ्री एटम में डिफाइंड होगी, मॉलिक्यूल में नहीं। ये प्रॉपर्टी एटम की है, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नहीं है। मान लो पूछ दे कि आंसर जी प्रॉपर्टी ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, किस पर टिक मारेंगे? एटम। फ्री एटम की प्रॉपर्टी है, बॉन्डेड एटम मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नहीं है। फिर कहोगे ऐसा क्यों? फ्री एटम की क्यों है, मॉलिक्यूल की क्यों नहीं है? जब कोई एटम किसी से जुड़ जाता है तो ऐसे केस में उसकी प्रॉपर्टी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसका इफेक्ट आएगा दूसरे एटम का। जैसे एग्जाम में वाइवा होता है ना, तो एग्जामिनर एक एक को बुला के अकेले बात करता है कि तुमने जो एक्सपेरिमेंट किया है कैसे किया है, तुमसे अकेले में बात करता है। अब बात करके तुम्हारी रियलिटी पता करता है कि तुमने सही एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं। अब तुम जैसे 10 के बीच बात करेगा तो दूसरा उसको हिंट दे देगा बगल से, और जहाँ हिंट देगा तो उसकी सही रियलिटी हमको नहीं पता चल पाएगी। तो रियलिटी पाने के लिए बताओ, एग्जामिनर एक एक से बात करता है कि नहीं? हम लोग भी खड़ा करके मैदान में बात करते हैं, एक साथ बैठा के नहीं बात करेंगे ना, तो बगल वाला हिंट देगा फट से, तो हमको सामने वाले की रियलिटी नहीं पता चलेगी कि वो अपनी समझ से बोल रहा है कि दूसरे की समझ से बोल रहा है। नहीं समझ में आया? तो अपनी समझ को जांचने के लिए हमको औरों से अलग होना होगा, आइसोलेट अवस्था में रहेंगे, तब हमको उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी, और नहीं तो बगल वाले मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी आ जाएगी फिर तो। बोलो, समझ में आया? इसलिए एटम फ्री आइसोलेटेड गैसेस होना चाहिए। फिर क्वेश्चन मन में आएगा कि आप आयशा जी गैसेस स्टेट में डिफाइन करते हैं एटम के फॉर्म में, लेकिन वो एलिमेंट सॉलिड अवस्था में मिलता है, एटम में मिलता ही नहीं है। जैसे सोडियम, बताओ सोडियम मेटल है ना, सॉलिड है ना, कि आंसर जी आप एटम की डिफाइन करते हैं, गैसेस स्टेट में डिफाइन करते हैं, जबकि ये तो सॉलिड है। तो फिर इसके आंसर जी आप कैसे निकालेंगे? आंसर जी निकाल ही नहीं पाएंगे आप, क्योंकि आपने कहा एटम होना चाहिए, जबकि ये तो सॉलिड है। अच्छा, ब्रोमीन देखो लिक्विड होता है, मॉलिक्यूल के रूप में होता है, उसके आंसर क्या नहीं निकाल सकते हम? बोलो, निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? इस सॉलिड को पहले गर्म करके हम गैस के फॉर्म में लाएंगे, सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस बन सकता है कि नहीं? और जब वो गैसेस अवस्था में आ जाएगा तब हम उसका इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, तब उसको कहेंगे आयनेशन एनर्जी, मतलब उसको गैसेस स्टेट में लाएंगे, फिर हम आयनेशन एनर्जी की बात करेंगे। मान लो मॉलिक्यूल भी हो, चलो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, चलो हम इसके ऐसे ही डिफाइन करना है, जबकि लिक्विड होता है, तो पहला काम करेंगे इसको गैस में लाएंगे, ब्रोमीन को गैस टू गैस। लिक्विड को गर्म करोगे तो बताओ वेपर फॉर्म में आ जाएगा, गैसियस स्टेट में आ जाएगा। फिर इसके बॉन्ड को तोड़ देंगे और तोड़ करके फ्री गैसियस एटम प्राप्त करेंगे, फिर आयन से बात करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले लिक्विड से गैस, फिर गैस का बॉन्ड करके एटम लाएंगे, फ्री एटम में लाएंगे, तब हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। हमेशा आंसर जी फ्री गैसेस एटम के लिए ही डिफाइंड होगी, मॉलिक्यूल के लिए नहीं, सॉलिड अवस्था में नहीं, केवल गैसेस स्टेट में। बोलो, क्लियर हुआ? सामने देखो। अच्छा, आंसर जी तो समझ में आ गया। ये आयनेशन एंथैल्पी क्या है? ये आयनेशन एंथैल्पी क्या एक ही है? ये और ये एक ही है? जवाब, दोनों में फर्क है। आयोनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल एक है, लेकिन इनमें और इसमें फर्क है।
फर्क ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल हमेशा एक एटम के लिए डिफाइंड होता है, सिंगल आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए डिफाइंड होता है। लिखा था ना, आइसोलेटेड मतलब अकेला, गैसियस एटम लिखा है कि नहीं बोलो। ये एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा सिंगल आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए ही डिफाइंड होगी, जबकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर मोल के लिए डिफाइंड होगी। पर मोल, जब भी एंथैल्पी आता है पर मोल डिफाइंड होता है। तुम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो वहाँ एंथैल्पी चेंज बताया जाएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ कंबशन, सब एंथैल्पी चेंज पर मोल के लिए होता है। तो ये भी एंथैल्पी जो दिखाया गया ये भी पर मोल एटम के लिए होगा। तो बताओ ये किसके लिए है? पर एटम के लिए, और ये डिफाइन होगा पर मोल एटम के लिए। जब तुम पर मोल एटम के लिए डिफाइन कर रहे हो तो वही हो जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या है? ये हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। सामने देखो, बताओ इसके अंदर कुछ एनर्जी कि नहीं? बताओ ये एक्स एटम जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने जा रहा है इसके अंदर अपनी एनर्जी होगी, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो लॉस करने के बाद भी कुछ एनर्जी होगी कि नहीं होगी? होगी। तो इन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है वही डेल्टा एच है, वही एंथैल्पी है। और यदि तुमने ये पर मोल के डिफाइन कर दिया तो यही हो जाएगा एंथैल्पी। बोलो बात समझ में आया? तो एंथैल्पी का मतलब होता है हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम में कितना हीट कंटेंट है, कितनी हीट स्टोर्ड है, तो इसका हीट कंटेंट और इसके हीट कंटेंट का जो डिफरेंस है वो है एंथैल्पी चेंज। और यदि ये चेंज तुमने एक मोल एटम का डिफाइन कर दिया, एक मोल, तो यही प्रोसेस कहलाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बोलो बात समझ में आया? तो आयोनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी में क्या फर्क है? ये एक एटम के लिए है और ये एक मोल एटम के लिए। एक मोल एटम समझते हो ना? एक मोल एटम मतलब 6.023 10 का पावर 23 एटम के लिए। जब तुमने एवोगाड्रो नंबर एटम के लिए डिफाइन कर दिया तो दिस इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और एक एटम की निकाल दिया आयोनाइजेशन एनर्जी। जरा ये बताओ, प्रैक्टिकली हम लोग लैबोरेटरी में जो आंसर जो निकालते हैं वो ये निकालते हैं कि ये निकालेंगे? बताओ, एक एटम को पकड़ के इलेक्ट्रॉन निकालना प्रैक्टिकली संभव है? नहीं है। लेकिन एक मोल तुम कोई भी ले लो, एक मोल सोडियम ले लो, एक मोल पोटेशियम ले लो, एक मोल का अमाउंट लेके तुम कर सकते हो। किसी भी एलिमेंट के एक मोल का वेट उसका फार्मूला वेट होता है। किसी भी एलिमेंट के एक मोल का वेट उसका फार्मूला वेट होता है। हम बात सोडियम की करते, चलो बताओ सोडियम का फार्मूला, सोडियम का फार्मूला Na। सोडियम का फार्मूला बताओ, ये एटम का फार्मूला है कि मॉलिक्यूल का फार्मूला है? एटम का। तो सोडियम के एक मोल का वेट उसका फार्मूला वेट मतलब एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट मतलब सोडियम का वेट होता है 23 ग्राम। 23 ग्राम। तो तुम 23 ग्राम सोडियम ले लो और उसको आयनाइज करके इलेक्ट्रॉन लॉस करो। बोलो क्लियर? तो बताओ 23 ग्राम सोडियम लेकर के तुम उसका इलेक्ट्रॉन लॉस करके एनर्जी निकाल सकते हो, लेकिन एक एटम सोडियम को पकड़ करके इलेक्ट्रॉन निकाल के एनर्जी निकालना प्रैक्टिकली संभव नहीं है। जो प्रैक्टिकली संभव है वो एक मोल के लिए है। मतलब हम लैबोरेटरी में इसको कैलकुलेट करते हैं, ये नहीं कर सकते, लैबोरेटरी में नहीं कर सकते। हाँ, पेपर पे तुम निकाल सकते हो। पेपर पे कैसे निकालोगे? तुम एक मोल 23 ग्राम का निकाल लोगे। बोलो अच्छा, जो भी वैल्यू आएगी बताओ इतने एटम की होगी कि नहीं? जो भी एनर्जी आएगी वो इतने एटम की होगी ना? इस पूरी एनर्जी को इससे भाग दे दोगे, पूरी एनर्जी को इससे तुम डिवाइड कर दोगे तो एक एटम की वही होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बताओ फर्क समझ में आया? आंसर जी, आंसर पर एंथैल्पी में क्या फर्क है? बताओ ये किसके लिए है? पर एटम। ये किसके लिए है? पर मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर एटम के लिए है। यदि सोडियम है तो 23 ग्राम सोडियम के लिए होगा। बोलो क्लियर? अच्छा, यूनिट में फर्क है। इसकी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जबकि इसकी यूनिट है किलो कैलोरी पर मोल। किलो कैलोरी या किलो जूल्स पर मोल। इसकी यूनिट है किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल्स पर मोल। लिख देते हैं साफ साफ।
हाँ देखो साफ साफ लिख देते हैं, देखो एक आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल और दूसरी तरफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, हाँ ये है फॉर वन एटम, सिंगल एटम के लिए, फॉर वन एटम के लिए, जबकि ये है फॉर वन मोल यानी 6.023 10 का पावर 23 एटम के लिए होगा। बोलो हाँ, ये इसकी यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइंस्टाइन एनर्जी की यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको जूल में डिफाइन करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 का पावर -19 जूल के होता है। और जबकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिफाइंड होगी, इसकी यूनिट होगी, यूनिट किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल्स पर मोल। इसमें ऐसा यूनिट है, इसकी ऐसा यूनिट है किलो जूल्स पर मोल। और अंतर क्या है कि आइंस्टाइन जी की वैल्यू निकालते हैं थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल वैल्यू हो गई ना, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, जबकि ये एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल। वो समझ में आया? तुम एक एटम की आइंस्टाइन जी नहीं निकाल सकते, क्योंकि सिंगल एटम बड़ा छोटा साइज का एटम होगा, उसको पकड़ के इलेक्ट्रॉन निकालना, उसकी एनर्जी कैलकुलेट करना प्रैक्टिकली संभव नहीं है। वो थ्योरेटिकल ही निकाल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली तुम लेबोरेटरी में यदि निकालना चाहोगे तो वो मिलेगी तुमको आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर मोल, एक मोल के लिए। मान लो सोडियम है तो 23 ग्राम, लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना? 7 ग्राम। बोलो पोटेशियम है 39 ग्राम, कैल्शियम है 40 ग्राम। मतलब उसका फार्मूला वेट, एक मोल का वेट, उसका फार्मूला वेट, तो फार्मूला वेट का ये एनर्जी है। बोलो जैसे आयरन है, आयरन का फार्मूला क्या है? V। बताइए, एटम का फार्मूला है ना, मतलब एटॉमिक वेट, और आयरन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 56। तो मतलब 56 ग्राम की एनर्जी आ जाएगी। तो तुम 56 ग्राम आयरन को तौल लो और उसको हीट करके उसके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराओ वैलेंस शेल से, तो उसकी एनर्जी तुम निकाल सकते हो। बोलो बात समझ में आया? और इसको निकालने के लिए कैसे, इसको एनर्जी निकालने का भी कंसेप्ट है, वो तुम लोग को बताएंगे केमिकल बॉन्डिंग में जब पढ़ाएंगे बॉर्न हेबर साइकिल, उससे ये एनर्जी निकाली जाती है। ठीक है, निकालना बाद में है, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं। वो प्रॉब्लम कैसे आते हैं देखो सामने, क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करो। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Ionization energy of sodium 1.1 electron volt. What will be ionization enthalpy? What will be ionization enthalpy of sodium? सोडियम। एक क्वेश्चन और है, दो क्वेश्चन एक साथ लगा रहे हैं, दूसरा भी साथ साथ लिखते जाओ, वही उसी संबंधित है। दूसरा, एंड आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी इन किलो जूल्स रिक्वायर्ड टू आयोनाइज, amount of energy in kilojoules required to ionize 2.3 gram sodium. Amount of energy required in kilojoules to ionize 2.3 gram sodium. ये क्वेश्चन है, ठीक है।
अब मान लो क्वेश्चन आया, तुमको सॉल्व करना है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका कंसेप्ट तुमको हम सुना देते हैं और तुम्हारे है ना, तुमको समय बचाना है, तुम चाहते हो और जल्दी से आंसर आ जाए, तो एक छोटा सा फॉर्मूला तुमको बता देंगे, वैल्यू बता देंगे, उसको तुम याद करोगे, तुम्हारा आंसर और जल्दी आ जाएगा। क्योंकि एग्जाम के दिन समय बचाना भी होता है, क्वेश्चन लगाना कोई बड़ी बात नहीं होता है, कितने कम समय में लगाते हो ये भी मायने रखता है। तो पहले हम तुमको समझाएंगे ताकि तुम बात को समझो, उसके बाद तुम्हारे पास समय बचाना है तो एक वैल्यू देंगे, उसको तुम याद कर लोगे तो आंसर तुम्हारा और जल्दी आ जाएगा। सामने देखो क्या समझ है इसकी, देखो सामने क्वेश्चन नोट कर लिया सबने ना, देखो हाँ, सोडियम की एनर्जी दी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताओ आयंस एनर्जी दी गई है ना, और हमने बोला ये आयंस एनर्जी पर एटम की होती है, एक एटम की है, मतलब एक सोडियम एटम को आयोनाइज करने में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगता है। बताओ आंसर की पूछ किस में रहा है, किलो जूल्स में, तो इसको किलो जूल्स में बदल दिया जाए, है ना। और अभी हमने बोला एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 का पावर माइनस जूल के होता है, तो बताओ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल्स के होगा, 1.6 इंटू 10 का पावर 19 इंटू 1 जूल, बोलो होगा कि नहीं, बोलो क्लियर। अच्छा, ये जो एनर्जी जूल्स में आई है ये सिंगल सोडियम एटम की है या एक मोल एटम की है, सिंगल सोडियम एटम की है, आयंस एनर्जी बोल रहा है ना, तो एक एटम की ना हुई, जबकि तुमको निकालना है किसके लिए, एंथैल्पी निकालना है, आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालना, जो कि है किसके लिए, एक मोल के लिए, और एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल होते हैं। इसका मतलब हम इस वैल्यू को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो बताओ ये वैल्यू एक मोल सोडियम एटम के लिए नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि तो एक एटम के लिए है, निकालना एक मोल के लिए, और एक मोल में पार्टिकल कितने होते हैं, एवोगाड्रो नंबर, तो हमने इस पूरी वैल्यू को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ ये वैल्यू एक मोल एवोगाड्रो नंबर एटम के लिए आ गई कि नहीं, हाँ, लेकिन वैल्यू किस में आई, जूल में आई, किस में आ गई, जूल में, पूछ किस में रहा है, किलो जूल्स, तो पूरी वैल्यू को 1000 से भाग दे दोगे तो बताइए पूरी वैल्यू किस में आ गई, किलो जूल्स में आई, कितने के लिए आई, पर मोल के लिए आ गई, पर मोल, यही आयंस एंथैल्पी हो गया, दिस इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम। बोलो समझ में आया। अच्छा देखो, अब इतना तुमको सोचना है, लिखना है, थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन भी है, समय मेरे पास नहीं है, जल्दी से आंसर निकालना है, तो एक तुमको वैल्यू देते उसको याद कर लो, तुम्हारा आंसर और जल्दी आ जाएगा। आंसर तो आ गया, ये और जल्दी आंसर आएगा। क्या है देखो, 1 वोल्ट 96.48 किलो जूल्स के होता है, इसको याद कर लोगे तुम्हारा आंसर फट से आ जाएगा। 1 वोल्ट 96.48 किलो जूल्स के होता है, 96.48 किलो जूल्स पर मोल के लिए होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 96.48 किलो जूल्स पर मोल के होता है। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन दिया था सोडियम का, बताओ कितना दे रहा है, 1.1 दे रहा है, जबकि तुमने 1 वोल्ट का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तुम्हें पता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तुम्हें बताया गया, जबकि दिया कितना है 1.1, तो क्या करो इस पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ ये पूरी वैल्यू आ गई, बताओ ये पर किलो जूस पर मोल में आ गई कि नहीं। अच्छा देखो, इसको तुम सॉल्व करो और ये सॉल्व करो, आंसर एक ही आएगा, ये और ये एक ही आंसर है, करके देख लो। तुम्हारे पास समय कम है तो इसको याद करके फट से निकाल लो, और याद नहीं आ रहा है तो समझ से निकालो, तो दोनों का आंसर सेम है, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके बराबर वोल्ट होता है, अब तुमको जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आयंस एंथैल्पी आ गया, क्योंकि आयंस एंथैल्पी पर मोल के लिए होता है ना, तो पर मोल के लिए आंसर आ गया किलो जूल्स में।
बोलो। ये है समझ और ये याद है तो किसको, इसके आधार पर निकालो। अच्छा, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर एंथैल्पी आ गया। दूसरा क्वेश्चन एक और है साथ में। हाँ, कह रहा है कि 2.3 ग्राम सोडियम को आयोनाइज करने में कितना एनर्जी लगेगा। क्लियर? सामने देखो, बताओ ये जो एनर्जी तुमने निकाला या ये एनर्जी निकाला किलो जूल्स में निकाला, पर मोल के लिए निकाला ना, पर मोल सोडियम के लिए निकाला है ना, बोलो। अच्छा, सोडियम का 1 मोल का वेट बताओ, उसका एटॉमिक वेट होगा किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी एलिमेंट का 1 मोल का वेट, उसका फार्मूला वेट याद कर लो। कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी कंपाउंड हो, 1 मोल है, उसका वेट क्या होगा, बोलो फार्मूला वेट। फार्मूला वेट हमने बोला ऑक्सीजन 1 मोल का वेट, बताओ ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है, O2। मतलब O2 का फार्मूला कितना, 16 दूनी 32 ग्राम, 32 ग्राम हो गया। हमने बोला 1 मोल ओजोन, ओजोन का फार्मूला क्या होगा, O3, 16 तिया 48 ग्राम, मतलब 48 ग्राम हो गया इसका। बोलो, हमने कहा 1 मोल सोडियम, सोडियम का फार्मूला क्या है, Na, बताइए एटम का फार्मूला है। हाँ, इसका एटॉमिक वेट 23 ग्राम, तो बताओ 23 ग्राम हो गया ये। बोलो क्लियर? सामने देखो, तो यानी कि तुमको पर मोल की वैल्यू दिया है, पर मोल, और 1 मोल सोडियम का वेट, उसका फार्मूला वेट है, उसका एटॉमिक वेट है, जिसकी वैल्यू बताओ 23 ग्राम है कि नहीं। इसका मतलब ये एनर्जी 23 ग्राम सोडियम की है। ये एनर्जी किसकी है, 23 ग्राम सोडियम की है, क्योंकि 1 मोल का वेट, उसका फार्मूला वेट, मतलब उसका एटॉमिक वेट, और सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 23। तो मतलब 23 ग्राम सोडियम को आयोनाइज करने में 96.48 इंटू 1.1 किलो जूल्स एनर्जी लगती है, जबकि निकालना किसके लिए है, 2.3। तो 2.3 ग्राम सोडियम को आयोनाइज करने में कितनी एनर्जी लगेगी, 96.48 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाई 2. हाँ, रुको अपॉन, सॉरी 23 इंटू 2.3, ये आंसर आया। दिस अपॉन दिस इंटू दिस अपॉन दिस इंटू दिस। तुमने 1 ग्राम का निकाल लिया और उसको 2.3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2.3 ग्राम की एनर्जी आ गई। नहीं आया है, बोलो। अच्छा, मोल कंसेप्ट तो पढ़ना है, लेकिन उसका कम से कम बेसिक तो पता होता है कि मोल कंसेप्ट क्या है। ये आंसर आ गया। पहले का आंसर ये वाला था, पहला जो क्वेश्चन का आंसर ये है, या ये आंसर ले लो, और दूसरे का आंसर ये है। बोलो, समझ में आया? ये जो तुमने एनर्जी निकाली है वो पर मोल की निकाला है। पर मोल मतलब उसका एटॉमिक वेट 23 ग्राम की एनर्जी है, तो 23 ग्राम की इतना एनर्जी, तो 2.3 ग्राम की कितनी एनर्जी, दिस अपॉन दिस इंटू दिस। आंसर आ गया, बोलो आ जाएगा। तो हम लोग ने आइंस्टाइन एनर्जी की डिफिनीशन जान ली, डिफिनीशन। अब नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे बढ़ेंगे।